चलो बच्चों, कल हमने खत्म किया था कार्बोनेट्स कंपाउंड और आज हम शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने कल ही बताया था आप लोग को, आज हम शुरू करेंगे एसिड बेस और साल्ट। और पूरे 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी और इस 1 से 1.5 घंटे की क्लास में हम एसिड बेस और साल्ट के सारे रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले दो चीजें बता दूं मैं आपको क्लियरली। आज आपको कुछ अलग दिख रहा होगा और वो है हमारा लोगो। केएसएस का लोगो दिख रहा होगा, पीछे भी देख लो। 20 मार्च से हम लोग केएसएस स्टडी पॉइंट में आ रहे हैं और अपनी सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से, इवन वहां पर आपको कॉमर्स की क्लासेस मिलेगी जो वेद सर लेंगे, जिनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंग्लिश पवन सर, बायोलॉजी कार्तिकेय सर, केमिस्ट्री में हूं और फिजिक्स के लिए मानस सर है। और मैथ के लिए इस साल एक नए टीचर हमारे इंट्रोड्यूसर हैं पटेल सर, जिनसे मिलकर के आप एकदम खुश हो जाएंगे। मैथमेटिक्स बिल्कुल बेहतर तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो अब हम आते हैं और आज शुरू करते हैं एसिड बेस और साल्ट। ये आपके केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस और साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें देखो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि सारे टॉपिक टच नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम टच करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा एसिड किसे कहते हैं। वैसे तो जब मैं पूरा थारोली क्लास पढ़ाता हूं तो उसमें एसिड के 3 डिफिनीशन सिखाता हूं, 3 साइंटिस्टों के डिफिनीशन में आपको सिखाता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई केवल एक का ही हम लोग को पढ़ना होता है और वो है आर्हेनियस का कंसेप्ट। सबको मालूम होगा आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, याद रखिएगा। आर्हेनियस का जो कंसेप्ट है एसिड वो पढ़ते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर जो हम लोग देखते हैं तो ये होता है कि दोज कंपाउंड which are produce hydrogen ion, or you can also say that proton when dissolved in water। ये आपका डिफिनीशन हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। ये आपका डिफिनीशन हो गया कि वह कोई भी कंपाउंड जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर अगर जो हाइड्रोजन आयन देता हो, हाइड्रोजन आयन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, अगर जो देता हो तो उसे एसिड कहा जाएगा। एग्जांपल आप देख लो बढ़िया से, एग्जांपल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको वाटर मॉलिक्यूल में अगर जो डिसॉल्व कर दो तो ये देता है, एक्चुअली ये देता है H3O पर प्लस और साथ में आपको Cl- दे देगा यहां पर। तो ये जो इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, ये जानना जरूरी है। तो ये जो आपका HCl होता है, ये पानी में डिसॉल्व होते ही H+ और Cl- में टूट जाता है और यह H+ जा करके इस H2O से जब जुड़ता है तो 2 H था, एक H और जुड़ गया तो H3 हो गया और O, और इसका जो प्लस चार्ज था वो यहां पर चला आता है। और जब H3O पर प्लस चार्ज होता है तो इस आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो आप यह भी कह सकते हो कि दोज कंपाउंड which are dissolved in water and produce hydronium ion are also known as acid। तो ये एसिड का कंसेप्ट हो गया, एसिड का डिफिनीशन हो गया। अब 2-4 एसिड का एग्जांपल हम आपको सिखा देते हैं, देख लीजिए। जैसे HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से बहुत सारे एसिड हैं। ठीक, अब एसिड का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी आपको यहीं पर समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि उसके लिए दोबारा हमको अलग से नहीं आना पड़ेगा और वो छोटा सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि एसिड को अगर जो डिवाइड करते हैं तो एसिड कितने कितने तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। तो एसिड को डिवाइड करने का पहला तरीका ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन।
ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। बेटा याद कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बेस पर एसिड दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड, एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड एसिड। एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब बोलोगे सर डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, तो याद रखिए एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा और एसिड का अमाउंट थोड़ा कम हो तो उसको कहते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और पानी का अमाउंट यानी वाटर का अमाउंट कम हो तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन वो भी सारे नहीं, जो एसिड होते हैं मिनरल एसिड अभी हम बताएंगे उनके बारे में। डाइल्यूट एसिड हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। इसके बाद अगर दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ की बेस पर लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बेस पर अगर जो देखा जाए तो एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। याद रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, तो डिफिनीशन तैयार कर लो, बड़ा सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर के ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनाता है, उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड किसे कहेंगे बच्चा, तो वीक एसिड कहा जाता है वे एसिड जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद कम हाइड्रोजन आयन बनाते हो, ठीक है ना, उनको कहते हैं वीक एसिड। याद रखिएगा। या दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, दोज एसिड विच आर completely dissolved in water, or you can say that those acid which are 100% dissolved in water and produce the larger amount of hydrogen ion are known as strong acid, and those acid which are not completely dissolved in water and produce less amount of hydrogen ion are known as the weak acid। जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूं, आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये तीन एसिड जो आपके हैं इसमें एक भी आ सकता है H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड या केवल फास्फोरिक एसिड कहो। ये चारों के चारों जो होते हैं वो सब के सब जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड में आपका हो जाएगा HCOH फार्मिक एसिड जो चींटी के अंदर पाई जाती है, आपको मालूम होगा मधुमक्खी के अंदर, हनी बी का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर पाया जाने वाला एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड, इसी को विनेगर कहते हैं, विनेगर का नाम आपने सुना होगा। ये सारे जो एसिड हैं, या एक और होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरा, और तीसरा जो होता है अकरेंस के बेस पर। अगर जो देखें हम अकरेंस के बेस पर एसिड जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है आपका मिनरल एसिड और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। पहला होता है बेटा मिनरल एसिड और दूसरा होता है आपका बच्चा ऑर्गेनिक एसिड। याद कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। मिनरल एसिड किसे कहते हैं, याद कर लो, ये भी डिफिनेशन बड़ा आसान है। और ये मिनरल एसिड होता है कि दोज एसिड विच आर मेड अप फ्रॉम द मिनरल्स, वे एसिड जो मिनरल से बनते हो उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड। और इस दिमाग में बड़े आसानी से इस चीज को बैठा लो, चार ही मिनरल एसिड पढ़ाए जाते हैं आपको, टोटल 4 मिनरल एसिड पढ़ाए जाते हैं। और वो 4 मिनरल एसिड मैं दूसरे कलर से यहां पर शो कर दे रहा हूं, देखना। पहला होता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाम भी लिख दे रहा हूं, पहला होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने क्यों बताया इसको, क्योंकि मिनरल एसिड पर क्वेश्चन उठता है। इसके बाद दूसरा जो होता है आपका HCl, जिसको आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो। तीसरा जो होता है आपका होता है HNO3, इसको आप कहते हो नाइट्रिक एसिड, ये आपका नाइट्रिक एसिड। और अगला जो होता है लास्ट वो होता है H3PO4, जिसको आप लोग कहते हो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 4 एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड में आते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। इसके अलावा आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये ईटेबल होते हैं, इनको आप खा सकते हैं, ठीक है ना, खाने पीने की चीजों में इनको यूज कर ला सकते हैं। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, या प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे
या एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे या इंसेक्ट के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन ये जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल देखो तो एक लिखोगे HCOOH, जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसके बाद दूसरा अगर जो आता है CH3COOH, इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद COOH और COOH, इसको आप ऑक्जेलिक एसिड के नाम से, जो टमाटर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भी और ऑर्गेनिक एसिड होता है, मैं नाम बता देता हूं। टार्टरिक एसिड, आपने देखा होगा टार्टरिक एसिड, अरे लगभग सारे बच्चों को मालूम होगा भाई, अभी नाम बताएंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। फुल्की खाते हो, फुल्की खाते हो ना, गोलगप्पे खाते हो आप लोग, गोलगप्पे में जो पानी बनता है, जो पानी डाला जाता है वो खट्टा होता है ना, सब लोग कहते हैं इमली का पानी है। इतना इमली नहीं मिलता है भाई मार्केट में, वो टार्टरिक एसिड होता है। आपने देखा होगा किराने की दुकान पे जाकर के टार्टरिक एसिड आप मानिए, मिश्री के दाने जैसा टार्टरिक एसिड आता है, पानी में डालते ही वो क्या होता है, खट्टा कर देता है पूरे पानी को। वह टार्टरिक एसिड होता है जो इमली के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, और वो भी ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड मैंने बताया टमाटर के अंदर पाया जाता है। मैलेइक एसिड होता है, सेब के अंदर पाया जाता है। सेब के अंदर, कच्चा सेब हो, हल्का सा खट्टा लगता है तो मैलेइक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भी जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी कहते हो, नींबू के अंदर पाया जाता है, संतरा के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड ही है। तो यहां पर मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एसिड को किस किस बेस पर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब हम आगे आएंगे एसिड के बाद, एसिड यहां पर हमारा खत्म है। अब इसके बाद हम आएंगे इंडिकेटर्स। याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं इंडिकेटर्स। मैंने पहले ही बताया था कि मैं आज वही टॉपिक टच करूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे खूब क्वेश्चन उठता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखते हैं इंडिकेटर्स। अच्छा एक चीज बताओ, इंडिकेटर का नाम तो आपने भी सुना होगा, लेकिन हाँ आपने केमिस्ट्री में नहीं सुना होगा, या जो पहली बार क्लास मेरा अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इंडिकेटर होगा। जो क्लास हमारा पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से इंडिकेटर सुने होंगे। लेकिन अगर जो बात करें नॉर्मली इंडिकेटर, इंडिकेटर किसे कहते हैं, संकेत देने वाला, इंडिकेट करने वाला, दिशा निर्देश दिखाने वाला, इशारा करने वाला, यही ना। तो यहां भी इंडिकेटर वही है जो आपको यह बताएगा कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं। Indicators are those chemical compounds or natural substance which are capable to indicate the presence of acid and bases। यानी वह केमिकल कंपाउंड जो किसी ना किसी तरीके से या तो कलर चेंज करके या तो स्मेल को चेंज करके क्या करते हो, ये बताते हो कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है। उन मटेरियल्स को कहा जाता है इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, तो इंडिकेटर होते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, सबस्टांस। थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा, substances which are capable to identify acid and bases on the basis of change in color or change in their odor। odor केमिकल वर्ड है जिसको हम स्मेल भी कहते हैं। स्मेल, अपना स्मेल चेंज करके क्या करता है, एसिड और बेस की पहचान करता है, ठीक ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। बढ़िया से समझ लो, इंडिकेटर वह केमिकल सबस्टांस होते हैं जो या तो कलर को चेंज करके या तो अपने ओडियोर, ODOUR, उसी को स्मेल कहते हैं, स्मेल को चेंज करके क्या करते हो, ये बता देते हो कि कौन सा सबस्टांस एसिड है और कौन सा सबस्टांस बेस है, उसे कहते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर की बात अगर हम लोग कर लें तो ध्यान से देखिएगा इंडिकेटर में क्या होता है और इंडिकेटर क्या बताता है। देखना, इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो होगा इंडिकेटर का, वो देख लीजिए कितने तरह के होते हैं इंडिकेटर। ठीक,
तो इंडिकेटर का अगर जो डिफाइन करने की कोशिश करें तो इंडिकेटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, याद रखो बच्चा, पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर दूसरा आ गया। और तीसरा जो आपका आता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसमें तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ये याद रखना है आपको। अब सबसे पहला हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा हो जाएगा, सुन लो बढ़िया से समझ लो, वो है नेचुरल इंडिकेटर, वो है नेचुरल इंडिकेटर। ये याद रखिए नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो लिखेंगे दोज इंडिकेटर्स which are found naturally, जो नेचुरली पाए जाते हैं, एंड show the presence of acid oblique bases by change in color, by change in color। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और वो किस तरह का कौन कौन सा कलर चेंज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लो बेटा। एग्जांपल में सबसे पहला आता है आपका टर्मरिक, सबसे पहला आपका आता है टर्मरिक जिसको आप लोग हल्दी कहते हैं। दूसरा जो आपका आता है उसको आप लोग कहेंगे चाइना रोज, दूसरा जो आता है वो आता है चाइना रोज। तीसरा जो आता है उसको आप कहते हैं रेड कैबेज, या कुछ किताबों में इसको पर्पल कैबेज भी लिखा होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर है जो बताते हैं कि कौन सा मटेरियल एसिड है और कौन सा मटेरियल क्या है आपका बेस है। टर्मरिक की बात कर ले, हल्दी आपने सुना है, हल्दी येलो कलर का होता है, ठीक है ना, इसका कलर येलो होता है हल्दी का। लेकिन अगर जो एसिड के साथ जाए तो इसके कलर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, तो लिखते हैं नो चेंज, ठीक। लेकिन यही अगर जो बेस के साथ जाए रिएक्शन करे तो आपको मालूम है ये रेड कलर में चेंज होता है, यानी येलो कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड में। और रेड में जब चेंज होता है तो मटेरियल अपने आप बोलेंगे कि क्या है, वो बेस है। एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। लड़कियां अपना एग्जांपल देख ले और लड़के अपना एग्जांपल देख ले। अक्सर लड़कों को देखा जाता है सफेद शर्ट पहनेंगे और शादी ब्याह, माहौल भी चल रहा है शादी ब्याह का, खूब जाएंगे, बिन बुलाए भी जाते हैं, जाके और खाएंगे खूब, और खाएंगे गलती से हल्दी का या मसाले का दाग गिर गया तो आएंगे सब घर पे, डांट सुनने से बचने के लिए करते क्या है सब, तो साबुन लेंगे या सर्फ लेंगे और लेकर के उस पर रगड़ते हैं। तो देखना हल्दी का दाग जो ही साबुन या सर्फ लेकर रगड़ोगे तो पहले लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका जो साबुन है वो बेसिक नेचर का है, साबुन में बेस है, क्योंकि हल्दी जो होता है वह बेस के साथ ही रेड कलर शो करता है। तो एक साथ चीज मैंने दो चीजें बता दी, साबुन का नेचर बता दिया कैसा होता है, बेसिक होता है, और ये भी मैंने बता दिया कि हल्दी जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ही क्या करता है, रेड कलर शो करता है, जबकि एसिड के साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद चाइना रोज, चाइना रोज सुने हो, अच्छा गर्ल्स का एग्जांपल तो भूल गए, लेकिन पता नहीं आजकल के गर्ल्स पे एग्जांपल लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन कर सकते हैं। अक्सर घर में हम जाते हैं जब कढ़ाई धोने के लिए जिसमें सब्जी बनी रहती है और थोड़ा सा सर्फ डाल करके और जो ही पानी डालते हो तो पानी का पूरा रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। देखे होंगे आप लोग, पूरा पानी का रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब आपके सर्फ में या साबुन में बेस मौजूद था। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो येलो कलर होता है हल्दी का वो बेस के साथ ही मिलकर रेड कलर शो करता है। इसके बाद आता है चाइना रोज, इसके बाद आता है आपका कौन सा, चाइना रोज। चाइना रोज सुने हो, सबने सुना होगा। गुड़हल, गांव में लोग कहते हैं अड़हुल, ठीक है ना, गुड़हल का फूल, इसको चाइना रोज कहा गया। चाइना में तो होता ही, आपको मालूम है, कोई ओरिजिनल चीज तो मिलना नहीं है रोज को। चाइना रोज मतलब डुप्लीकेट रोज है तो चाइना रोज कह लो, लेकिन हाँ इसका नाम चाइना रोज होता है, गुड़हल हम लोग कहते हैं। और हम करते क्या है, जो गुड़हल का फूल होता है चाइना रोज, हम उसके जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स, जैसे आप देखो ये फ्लावर है, ये पेडंकल हो गया, और यहां पर आपका ये
पेटल्स हो गए, मान लो यहाँ पर आपका ओवरी स्टामेन, ये सारी चीजें होती हैं। हमको इस पेटल से मतलब है, ये जो पेटल्स होता है इस पेटल्स को ले लेते हैं, गुड़हल के पेटल्स को लेते हैं, उसको निचोड़ करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं वो कलरलेस होता है। इस पेटल से जब हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं बेटा, तो वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। याद रखना, वो एक्सट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, कलरलेस होता है। और इस कलरलेस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, सुनना, अब अगर जो इस कलरलेस एक्सट्रैक्ट को लेकर के हम बेस में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस के साथ इसका कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एसिड के साथ अगर जो डालोगे तो मैजेंटा कलर आ जाता है। कौन सा कलर, मैजेंटा। मैजेंटा का मतलब क्या हो गया, हल्का गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग को कहा जाता है मैजेंटा कलर। याद रखिएगा, ये कलर आ जाता है। घर पे कर लो एक्सपेरिमेंट, सबसे बढ़िया बता दे रहे हैं, आज ही जाके कर लो, एक्सपेरिमेंटली कर लो, भूलेगा नहीं कभी। आप गुड़हल का फूल लो, उसके जो पेटल्स हैं उसको निकालो, निचोड़ लो, निचोड़ करके जादू दिखाओ घर वालों को, सबसे बढ़िया जादू दिखाओ। एक गुड़हल का फूल आपने लिया, पेटल्स लिया, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल लो, और एक्सट्रैक्ट को निकाल करके किसी कटोरी में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद एक सफेद कागज ले लो, और सफेद कागज को उस एक्सट्रैक्ट में भिगो दो। चूंकि वो कलरलेस है तो कागज के कलर को चेंज नहीं करेगा, सुखा के रख लो, ठीक। और घर वाले के सामने ले आकर के उस पर नींबू की 2-4 बूंद गिरा दो, रस। जो ही गिराओगे कागज अपने आप हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा। सब लोग हैरान हो जाएंगे कि ये कागज अपने आप नींबू के रस से गुलाबी कलर कैसे हो गया, ठीक। तो बाद में आप बताओगे ना, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड था, जिसको साइट्रिक एसिड कहते हो, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। और एसिड जो होता है जब चाइना रोज के एक्सट्रैक्ट के साथ मिलता है तो मैजेंटा कलर शो करता है। तो आपको याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिकली प्रूव भी हो जाएगा कि यह एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। 2 नेचुरल इंडिकेटर मैंने आपको बताया, और तीसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है रेड कैबेज, लाल रंग की पत्ता गोभी। सबने देखा होगा, मार्केट में आ रही है लाल रंग की पत्ता गोभी, आपने देखा होगा, या बैगनी कह लो या लाल कह लो, यह भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप हमको बताएंगे हमारे टेलीग्राम पे आकर के या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आकर के हमको खुद बताएंगे कि सर ये कैसे जो है चेंज करता है अपने कलर को एसिड के साथ और बेस का। हिंट कर देते हैं, ग्रीन कलर होता है, हिंट कर दे रहा हूं, एसिड या बेस में किसी एक के साथ ये ग्रीन कलर शो करता है, इतना हिंट करता हूं। बेटा पढ़ के आप हमको बताओगे। नंबर है 81 15 60 88 15 8115608815, इस पर पूछना है। इसके बाद ये हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर। एक काम मैंने आपको दिया है, आपका इतना काम मैं कर रहा हूं, एक काम करके आप पूछोगे और बताओगे कि सर ये कलर होता है क्या, सही है कि गलत है। अब हम आते हैं आगे, हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अगला जो हमारा आता है वो होता है दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है, सुन लो बेटा, हमारे तो वैसे सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 पढ़ना है, और फालतू मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, इस समय भी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला होता है फिनोल्फ्थीलीन, पहला होता है फिनोल्फ्थीलीन, और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। दूसरा होता है क्या, मिथाइल ऑरेंज। अब ये याद कर लो, बड़ा आसान है, ये आप कर लो। इसमें भी एक मैं बताऊंगा, एक आपको बताना है, क्योंकि कई बार ये चर्चाएं हो चुकी हैं, अक्सर पढ़ा जाता है। फिनोल्फ्थीलीन का हम बताएंगे, ऑरेंज का आप हिंट करूंगा, हिंट जरूर करूंगा आपको, ठीक है। अब फिनोल्फ्थीलीन जो होता है ये कलरलेस होता है। जो बढ़िया स्कूल होगा, हर स्कूल में या हर बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग फिनोल्फ्थीलीन अक्सर लाके रखते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। कलरलेस लिक्विड होता है। और एक और बड़ी चीज है, जैसे पेट्रोल को हाथ पे गिराने पे ठंडा हो जाता है एक बार ना, उसी तरह फिनोल्फ्थीलीन अगर जो आपके हाथ पे गिर गया ना तो ठंडा, तुरंत हाथ में ठंडा हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाता है उसका, ठीक है ना। वोलेटाइल लिक्विड होता है, बड़ी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोल्फ्थीलीन जो होता है एसिड के साथ बेचारा कुछ नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर जो बेस के साथ गया तो डार्क पिंक कलर शो करेगा भाई, डार्क पिंक कलर, किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है ना। चाहो तो जो फिनोल्फ्थीलीन कहीं से मिल जाए,
चूना ले लो, मार्केट में मिलने वाला चूना, पानी में घोलो और 2 बूंद भी फिनाइलिन डालोगे ना तो पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब आपका एकदम गाढ़े पिंक कलर का हो जाएगा। अरे आजकल वही रानी कलर डार्क पिंक कलर एकदम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया मटेरियल आपका क्या था, बेस है। यह सिंथेटिक इंडिकेटर है, लैब में तैयार किया जाता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही क्लियर है कि ये किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का होगा। एसिड के साथ क्या होगा और बेस के साथ क्या होगा ये आप बताएंगे। हिंट मेरा है येलो और रेड, हिंट मेरा है येलो और रेड, और आप हमको बताएंगे इस वाले नंबर पर, फिर से लिख दे रहे हैं, इस वाले नंबर पर आप बताएंगे कि इसका कलर किसके साथ रेड होगा, किसके साथ येलो होगा, या क्या होगा, ये आप हमको बताएंगे। तो ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर खत्म हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिकेटर दैट इज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब वो बताने चल रहा है, कलर चेंज करते हैं। यहां पर आते हैं, थोड़ा फिनाइलिन से लगाव हो गया है, बेचारा पिंक कलर शो कर रहा है, तो हम लोग आ रहे हैं पिंक कलर के साथ। देख लो फिनाइलिन का कलर बेस के साथ। आते हैं इस पर, तीसरा यही कलर है। हाँ, अब आते हैं तीसरा, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, सुन लो, समझ लो, याद कर लो कि वह कंपाउंड या वह सबस्टांस जो नेचुरली भी हो सकता है या सिंथेटिक भी हो सकता है, जो अपने स्मेल को चेंज कर दे, एसिड के साथ स्मेल को चेंज कर दे, अपने ओडियोर को चेंज कर दे। केमिकल वर्ड होता है ओडियोर, ODOUR। ओडियोर का मतलब स्मेल होता है, सुगंध को चेंज कर दे। उस मटेरियल को या उस इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है, याद रखना। इसमें 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में भी है, एसएन में भी है, कैंडिड में भी है, या कोई भी किताब ले लो, सब में है। और वो है, पहला का पहला होता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। दूसरा जो होता है वो होता है वैनिला एक्सट्रैक्ट, वही वैनिला आइसक्रीम जो खाते हो आप, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है ओनियन, प्याज। ये 3 जो होते हैं, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बहुत बेहतर एग्जाम्पल होते हैं। और तीनों एग्जाम्पल कैसे काम करते हैं मैं वो समझाता हूं, देख लो। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, आप सबको मालूम है लौंग की अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो इस लौंग के तेल को बेस में डाल दो, चूना में डाल दो, चूना बेस है, डाल दो, उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, तुरंत इसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो अगर जो लौंग का तेल किसी केमिकल के साथ मिलने पर उसका स्मेल गायब हो गया, तो समझ लो कि वो जो कंपाउंड है या वो जो मटेरियल है वो बेस है। दूसरा वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला आइसक्रीम जो होता है आप जानते हो, उसकी स्मेल अलग ही होती है। अगर जो वैनिला एक्सट्रैक्ट को भी अगर जो आप बेस के साथ डालते हैं तो इसका भी स्मेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और तीसरा, अब एक चीज बताओ, प्याज की बात करें हम, तो प्याज की स्मेल आप जानते हो बिल्कुल अलग होती है, प्याज की स्मेल, ठीक। अगर जो इस प्याज को भी अगर जो बेस में डाल दो तो इसकी भी स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी ये तीनों के तीनों जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, या तीनों के तीनों जो होते हैं, याद रखिएगा, ये अपना स्मेल खो देते हैं, अपने ओडियोर को खो देते हैं बेस के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा इंडिकेटर। इंडिकेटर के बाद बेटा हम आएंगे अब अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, याद रखना है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहां से क्वेश्चन उठता है, 3 रिएक्शन यहां से पढ़ा दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी का उठना ही उठना है। और वो कौन सा है, ध्यान से देख लो। पहला, एसिड का रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल, पहला रिएक्शन विथ मेटल। दूसरा देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा रिएक्शन विथ बेस। और तीसरा रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इन 3 रिएक्शन में एक तुमको बोर्ड एग्जाम में मिलना तय है, देख लो, ठीक है।
सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे हम लोग। पहला रिएक्शन हमारा जो है वो है रिएक्शन विथ मेटल। पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो याद कर लो, जब भी कोई एसिड, याद कर लो हमेशा के लिए, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा साल्ट और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। इसमें देख लो और इसको समझ लो। रिएक्शन दिखा देते हैं हम आपको। जैसे हमारा है ये 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 2 सोडियम मेटल से इसने कर लिया रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन करके बनाएगा 2NaCl और साथ में बना लेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। ये आपका हो गया साल्ट और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने पर वो क्या करता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन बेटा यहां एक छोटा सा एक्सेप्शन भी होता है और वो एक्सेप्शन भी देख लेना। वो एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाकी भी कोई एसिड है जैसे CH3COOH एस्टिक एसिड है जिसको हम विनेगर कहते हैं, ये सारे जब रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन भाई साहब अगर जो नाइट्रिक एसिड आ जाए ना तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है। यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है और वो एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वह किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वह साल्ट तो बनाता है लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस के बजाय वो वाटर मॉलिक्यूल निकालना शुरू कर देता है और साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकालना शुरू कर देता है। मतलब यहां पर होगा कि अगर जो यह मेटल है और यह मेटल जो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लिया, कंसंट्रेटेड से, तो रिएक्शन करने के बाद ये यहां पर क्या बनता है? साल्ट तो बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दे। यही नाइट्रिक एसिड इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल केस होता है कि जब किसी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो साल्ट और साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस के बजाय वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन होता है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। और वो एक्सेप्शन होता है कि अगर जो मेटल में अगर जो मैग्नीशियम हो और मैग्नीज हो तो फिर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता है, वाटर मॉलिक्यूल के जगह पर फिर से हाइड्रोजन गैस बनने लगता है, हाइड्रोजन गैस बनने लगता है। याद रखिएगा यहां पर। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं क्या है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब NO2 भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या कर लेगा? बना लेगा। लेकिन अगर जो इस मेटल में मैग्नीशियम या मैग्नीज हो तब वह नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ये याद कर लीजिए, ये एक्सेप्शनल केस होता है। तो ये पहला रिएक्शन हमने क्लियर कर लिया, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अगले वाले केस में। तो हमारा जो अगला केस आएगा वो क्या कहता है, थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो दूसरा जो रिएक्शन है और वो हमारा रिएक्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं। वो रिएक्शन कहता है, सुन लेना, दूसरा है और इसको हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ, किसके साथ देख रहे हैं बेटा? रिएक्शन विथ बेसेस। ये तो बहुत शुरू से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपली ये बनाएगा साल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, सबने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये एसिड जो है बेस को न्यूट्रल करता है और बेस जो है एसिड को न्यूट्रल करता है, इसलिए साल्ट और वाटर का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल देख लो बेटा, एग्जांपल एसिड का एग्जांपल ले लो HCl,
2 मॉलिक्यूल, और बेस का एग्जांपल ले लो, या एक ही मॉलिक्यूल रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मॉलिक्यूल ले लो। और यहां पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये आपका हो गया बेस, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अब ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो देखो ना, यहां से क्लोरीन और यहां से सोडियम मिल करके बना लेगा NaCl, और यहां पर बचा OH और यहां पर H मिल के बना लेगा H2O। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड साल्ट, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, ये हो गया सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया। और ये आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ये याद रखिए, ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे हमारा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और जब यह रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके दोनों बनाएंगे CaSO4, कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, ये कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, और साथ में यहां पर बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखिएगा, यह रिएक्शन जो होता है आपका ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड एसिड का, जो बहुत बार पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछता है जो बड़ा घुमा करके पूछता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ध्यान से सुनना, उस पर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। और वो तीसरा जो रिएक्शन है, उसी रिएक्शन में आता है कि रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो एक चीज तो दिमाग में बैठा लो, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा गया है ना, तो यहां बात हो रही है मेटल कार्बोनेट की और मेटल बाइकार्बोनेट की। इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा। और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैं पूरा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, अब दिमाग एकदम दिमाग में रख करके समझ लेना इसको, किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं, सुनना और समझना। देखो इसमें होता क्या है कि जब आपका एसिड जो है वह मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करे, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करे, तो भी वो बनाएगा क्या, यहां पर एसिड है तो यहां पर आपका मेटल कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकालना है, साल्ट निकालना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ये बनाता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर जो यही एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो फिर वही साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। यही सारी चीजें ये बना रही है, ठीक है। तो अगर जो आप देखा, आपसे ये पूछ दे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि द लिबरेटिंग गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे पूछ ले कि बताओ ये निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आप जानते भी हो कि अगर जो कोई गैस है उसको लाइम वाटर के ऊपर से पास करा दें और लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाए, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाए, इसका मतलब जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो सवाल यही पूछा जाता है कि when a acid react with metal carbonate or metal bicarbonate, then how can you prove that the given gas is the carbon dioxide, and what happen when carbon dioxide gas is passes over the lime water for the long time। ये सवाल समझ लो, सवाल ये पूछा जाएगा, इस सवाल को घुमा के भी पूछता है कि एक कंपाउंड X है जिसका रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराया, तो उसमें से एक गैस निकलती है Y, ठीक, और वो Y गैस जो होती है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो आपको बताना है कि जो मिल्की कलर बनता है वो उस कंपाउंड का नाम Z हो गया, ठीक। उसके बाद कहता है कि अगर जो Y गैस को लाइम वाटर के ऊपर काफी देर तक पास कराया जाए तो क्या रिजल्ट होगा। फाइनल आपसे पूछ लेगा कि गिव द नेम ऑफ द X, Y एंड Z एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन एक ही बार में दे देता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, उसी हिसाब से हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए
कि एसिड आपको दिया गया और कहा गया कि इसका रिएक्शन X से कराया गया और X से कराया गया तो यहां पर साल्ट बना, साथ में एक गैस बनी है Y और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल बना गया। और फिर कहेगा क्या कि ये जो Y गैस है ये लाइम वाटर को, सुन लेना बेटा, लाइम वाटर के ऊपर अगर जो Y गैस को फ्लो कराया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और मिल्की होकर एक कंपाउंड बनाता है Z जो मिल्की कलर का है। ठीक, उसके बाद यह सवाल पूछा जाता है कि अगर जो लाइम वाटर पर ये Y गैस को काफी देर तक, लॉन्ग टाइम तक आप फ्लो कराते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए और समझिए। दोनों रिएक्शन में आपको बताता हूं। एसिड, अब सुन लो, यहां से तो क्लियर हो गया, लाइम वाटर के ऊपर अगर जो Y को हम लोग पास करा रहे हैं, मिल्की हो रहा है, तो Y क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तुमको कंफर्म है, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा जो Y था ये था कार्बन डाइऑक्साइड। और एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक दो ही सिचुएशन में बनाता है। पहला सिचुएशन होता है या तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया हो या तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन किया हो। मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से जब वो रिएक्शन करता है उसी सिचुएशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर सकता है, बना सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे रिएक्शन हुआ होगा। अगर इसको देखा जाए कैसे रिएक्शन हुआ होगा तो देखिए, आते हैं हमारा एसिड और इस एसिड ने, अब मैंने बताया ना कि Y तभी बनेगा, Y कार्बन डाइऑक्साइड तभी होगा जब यह कंपाउंड जो X रिएक्शन करने वाला था वो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के साथ। और एसिड हम कौन सा ले लेते हैं, तो मान लीजिए हमने एसिड ले लिया HCl, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट ले लिया, रिएक्शन कराया तो यहां से क्या बनेगा, सोडियम और यहां 2 क्लोरीन है तो पहले बन जाएगा साल्ट 2NaCl और साथ में यहां CO2 हो जाएगा और यहां एक ऑक्सीजन बचा, यहां 2 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा एक रिएक्शन आ गया, यहां पर X मिल जाएगा हमको और यहां पर हमारा हमको Y मिल गया। अब दूसरे रिएक्शन में हमसे क्या बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसको लाइम वाटर का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही याद रखिएगा लाइम वाटर कहा जाता है। इसके ऊपर अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो यहां बनता है CaCO3 और साथ में बाहर निकलता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यही कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है। यानी हमको Z भी पता चल गया। हमको क्या पता चल गया, Z पता चल गया। और फाइनली जब आगे बढ़ोगे जहां पर ये आपको उलझा देता है एकदम कि अब क्या करें, तो वहां भी देख लो। और वो सवाल आपसे पूछा गया था कि अगर जो इस लाइम वाटर, ये जो लाइम वाटर है इसके ऊपर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक फ्लो कराया जाए तो क्या होगा, तो ये जो मिल्की कलर है ना ये गायब हो जाएगा। याद कर लो, मिल्की कलर डिसकलर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रीजन पूछेगा कोई क्यों, तो बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट के जगह पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के जगह पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और इसी वजह से इसका मिल्की कलर क्या हो जाएगा, मिल्की डिसअपियर या डिसॉल्व हो जाएगा और कलर गायब हो जाएगा। तो ये आपका था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक चीज और है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमने रिएक्शन आपको दिखा दिया, ये मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने रिएक्शन दिखा दिया, लेकिन एक रिएक्शन रह गया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ।
तो बड़ा सिंपल है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ HCl2 के बजाय 1 हो जाएगा। मैं दिखाता हूं रिएक्शन, आपको दिखाता हूं, ध्यान से देख लेना। ये रिएक्शन क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये रिएक्शन हो जाएगा, पहले 2 HCl लिए थे लेकिन अब केवल 1 HCl लेंगे। HCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। रिएक्शन कराओगे तो यहां से सोडियम, यहां से क्लोरीन और यहां से सोडियम दोनों मिलकर के बना लेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। यहां पर H और यहां पर H और यहां से एक ऑक्सीजन, ये बना लेगा H2O और बच गया CO2। इस सिचुएशन में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनना है, लेकिन बस अंतर है कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट में एक H पहले से रहता है तो HCl हम एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं और ये रिएक्शन करा देते हैं। तो एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हम लोग ने प्रॉपर तरीके से कर लिया। अब इस एसिड के बाद हमारा जो अगला टॉपिक जो आएगा उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन उठता है। उसका नाम है पीएच स्केल। इसका नाम क्या है? पीएच स्केल। याद कर लो, समझ लो बढ़िया से। पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या होता है पीएच स्केल, देखते हैं। पीएच में इसको हम लिखते हैं पी स्मॉल और एच कैपिटल। तो जिसमें देखा जाए तो पी का मतलब होता है पोटेंज, पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब अच्छा, अब बोलोगे सर ये पोटेंज क्या है? जर्मन वर्ड है। पोटेंज एक जर्मनी का वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर, जिसका मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो इसका मतलब पीएच स्केल का मतलब हो गया कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन आयन मौजूद है। और तुम लोग शुरू से जानते हो, शुरू में पढ़ा है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच स्केल जो होती है, पहले इस स्केल को देख लो, किसने बताया था? आई थिंक 1909 में, 1909 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन। इसका नाम था सोरेनसन। और सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच स्केल के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहां से कहां तक? पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, और हर पीएच वैल्यू का अपना एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। जैसे देखिए, ये आपकी एक स्केल हो गई, ये आपकी एक स्केल हो गई, ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा हो तो बढ़िया से खींच ले भाई, बड़ा सुविधा है हमारे वहां इसमें। देखो यहां पर देखा जाए, इसको हटा देते हैं, हम स्केल खींच लेते हैं, स्केल है हमारे पास। नीचे ला दें, आएगा भाई, नीचे आएगा, देखो आ गया यहां पर। अब इसके ऊपर अगर जो लाइन खींचे हम, दिख रहा है आपको? तो लाइन खींच गया आसानी से। चाहे तो थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। ठीक है ना? ये खींच दिए, इतनी लंबी लाइन हमारी बन करके तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लाइन बन के तैयार हो गया। अब अगर जो देखें हम इसको, तो यहां से शुरू करें तो यहां 0, फिर यहां पर 1 2 3 4, और यहां पर 5 6 7 8 9 10 11, और आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर 12, यहां पर 13 और यहां पर 14। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये एक स्केल बन करके तैयार हो गया। तो याद रखिए 0 से लेकर के और 7 तक ये एसिड होते हैं। ठीक, और 7 से लेकर के 14 तक ये आपके बेस होते हैं, याद रखिएगा। अब एसिड भी 2 तरह के होते हैं। यहां पर होता है, याद रखिए, बढ़िया से समझिएगा इसको, यहां पर होता है 3.5। तो 3.5 से नीचे जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 3.5 से लेकर के 7 के बीच में जो होगा वो वीक एसिड होता है, ये याद कर लीजिएगा। उसी तरह से
अगर जो बेस की बात करोगे यहां पर, तो बेस की बात कर लो, 7 से लेकर के 10.5 तक, यह है 10.5 तक, ये आपका वीक बेस होता है, याद कर लेना। और 10.5 से लेकर के आगे 14 तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये आपका पीएच स्केल होता है, याद कर लीजिए। पीएच स्केल को किसने बताया था? तो पीएच स्केल को बताया था आपका सोरेनसन ने 1909 में, और उसने ये बताया था कि जो पीएच स्केल होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है, जिसमें और 0 से लेकर के 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 3.5 से लेकर के 7 तक होता है वीक एसिड होता है, और 7 से लेकर के 10.5 तक वीक बेस होता है। 10.5 से ऊपर जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। इसके बाद अगर जो आप आते हैं यहां पर देखोगे तो ये जो वैल्यू आपकी जो 7 है ना, 7 इसको किसी दूसरे कलर से लेते हैं, ये जो आपका 7 वाला वैल्यू होता है ये न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा, न्यूट्रल होता है। मतलब अगर जो किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 है तो वो ना एसिड है ना वो बेस है, वो साल्ट है। वो क्या होगा? साल्ट होगा। ठीक, तो वो न्यूट्रल साल्ट होता है जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 7 होती है। तो ये था पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहता है। समझ लो बड़ा बढ़िया से यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यह एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें कई इंडिकेटर को मिला करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर इन विच different types of indicator are mixed together, and universal indicator show the presence of acid and bases by the change in their color by different color। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इसका कलर अलग अलग होता है, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग। जैसे मैं बताऊं, मैंने बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। ठीक, और ये इसका कलर अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर जो पीएच वैल्यू 0 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो होगा वो डीप रेड होगा, एकदम डीप रेड। अगर जो पीएच वैल्यू वहीं पर 1 होगा तो नॉर्मल रेड हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो पीएच वैल्यू 7 हो गया यानी न्यूट्रल हो गया तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। और तीसरा, अगर जो पीएच वैल्यू 14 हो गया, 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो याद रखिएगा इसका कलर जो होता है वो वॉयलेट हो जाता है। तो ये मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आपको बता दिया। तो आप क्या लिखोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में? तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में लिखोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है कई इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है जो एसिड का अलग कलर शो करता है, बेस का अलग कलर शो करता है, और साल्ट का यानी न्यूट्रल कंपाउंड का अलग कलर शो करता है। छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच वैल्यू 0 या 1 है तो डीप रेड और रेड कलर शो करेगा। न्यूट्रल है यानी पीएच वैल्यू 7 है तो कलर ग्रीन शो करेगा। पीएच वैल्यू 14 है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो कलर वॉयलेट शो करेगा। तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इसके बाद अब ये पोर्शन यहां पर खत्म करते हैं एसिड का। थोड़ा सा बेस के बारे में जानकारी लेते हैं। बेस से केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो बेस के केमिकल रिएक्शन पे बहुत मत दौड़ना, समझ में आया? और फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी बहुत ज्यादा मत दौड़ना। अब बेस का बस एक डिफिनीशन देख लो और उसमें एक टॉपिक आता है, सुने भी होगे, ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट नॉट ऑल बेसेस आर एल्कलीज। ये स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है? जस्टिफाई करने के लिए पूछ देता है। तो उसी पर आते हैं। अगला हम अपना पॉइंट लेकर के जो है हमारा बेसिस। तो देख लो बेसिस क्या होता है बेटा। तो बेसिस हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, वही आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से अगर जो कहते हैं तो वे कंपाउंड, यानी यहां पर ऐसे रे डायग्राम से बता देते हैं, वे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, यहां समझ लो डिसॉल्व होने के बाद OH पर -1 यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हो, हाइड्रोक्साइड आयन देते हो, उन्हें कहा जाता है क्या?
बेस। याद रखिएगा उन्हें क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। दोज कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज द बेसिस। ठीक। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और वो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, और सुन लेना, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या जिंक, नहीं जिंक को नहीं, जिंक को नहीं बोलेंगे, जिंक एम्फोटेरिक होता है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। लेकिन यहां पर बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। सब के सब क्या होते हैं बेटा? याद रखना, बेसिक नेचर के होते हैं। आपसे कोई पूछे क्यों बेसिक नेचर के होते हैं, तो बोलोगे बिकॉज, वही पहचान बताओगे, ठीक है ना। अभी वो पहचान भी मैं लेकर के, इसीलिए मैंने नेचुरल इंडिकेटर जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर में एक इंडिकेटर मैंने छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ा था, वो यहां पर मैं लेकर के आऊंगा यहां पर बताने के लिए। उसको कहा जाता है लिटमस। उसको कहा जाता है क्या? या तो लिटमस पेपर कह लो या लिटमस कह लो, ठीक है ना। तो लिटमस जो होता है उसका यही होता है कि अगर जो बेस है, तो बेस ब्लू को अगर जो रेड करता है तो वो एसिड है। याद रखना, ब्लू को अगर जो रेड करता है तो वो एसिड है, और रेड को अगर जो ब्लू कर दे कंपाउंड तो वो क्या होता है? बेस होता है। लिटमस पेपर याद रखिएगा नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन लैब में इसका आता है, पेपर आता है, पतला पतला पेपर स्ट्रिप आता है रेड कलर का और ब्लू कलर का। तो अगर जो ब्लू को रेड कर दे कोई कंपाउंड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो वो एसिड होगा, और अगर जो रेड को ब्लू कर देता है तो वो क्या होगा? बेस होगा। याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं इनको जब पानी में घोला जाता है और लिटमस पेपर को लेकर के जाते हैं हम लोग, रेड वाले लिटमस पेपर को तो ब्लू कर देता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है, वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, और वो टर्म है एल्कलीज। या तो एल्कलीज कह लो या एल्कली कह लो। तो क्या डिफिनेशन दोगे? Those metal oxide which are dissolved in water and produce metal hydroxide are known as alkalis। सुन लेना, यहां डिफिनेशन यही लिखते हैं, those metal oxide which are dissolved in water and produced metal hydroxide are known as alkalis। अब मैं आपको एल्कलीज बताता हूं, ठीक है ना। देखना फिर से डिफिनेशन देख लो, दोज मेटल ऑक्साइड which are dissolved in the water and produce the metal hydroxide are known as alkalis। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल है जैसे ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये आपका सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। इनको पानी में डिसॉल्व करो, जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पानी में डिसॉल्व करो, इसको भी पानी में डिसॉल्व कर लो तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर लो, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड थे, और ये मेटल ऑक्साइड पानी में जब डिसॉल्व हुए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिए, तो इन्हीं को कहा जाता है एल्कलीज। इन्हीं को, यानी डिफिनीशन आ गया, वो मेटल ऑक्साइड जो पानी के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता है एल्कलीज। और एक चीज याद रखना, जैसे कि सपोज दैट कि यह जो है एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये एक गोला है, इसके अंदर पूरे बेस हैं, मान लो यहां पर X Y Z A B C D है ना। अब ये सारे मेटल के ऑक्साइड हैं, सुन लेना बढ़िया तरीके से, सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड हैं। ये भी मेटल का ऑक्साइड, 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 ये भी मेटल का ऑक्साइड। लेकिन इसमें X और D और Y ये तीन ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जिनको पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, लेकिन C, A, Z और B इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया,
ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और जो इस घेरे के बाहर दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा गोला तो बेस था ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को बेस कहा जाता है, और जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल करके हाइड्रोक्साइड बना ले उसे एल्कलीस कहा जाता है या एल्कली कहा जाता है। आप मुझे बताओ यह एल्कली किसके अंदर में है? बेस के अंदर में है। यानी सारे के सारे एल्कली बेस के अंदर आते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कली के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए एक सेंटेंस कहा जाता है, और वो सेंटेंस ये होता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट नॉट ऑल बेसेस आर एल्कलीज। सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपका खत्म हो गया एल्कलीज। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक है हमारा साल्ट। साल्ट में बड़े इंपॉर्टेंट साल्ट आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चूज किए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साल्ट हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो साल्ट हम किसको कहेंगे, इस पर हम डिफाइन करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम साल्ट पे आएंगे, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। थोड़ा 1 गिलास पानी थोड़ा मंगाइए भाई, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। लगातार 1 घंटा बोलने से थोड़ा सा गले में दर्द सा हो रहा है, तो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं साल्ट पे। आज खत्म करना है बेटा इस चैप्टर को। अब हम लोग 75% तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, केवल बचा है 25%, अभी कंप्लीट करते हैं इसको। मुझे लगता है कि आप लोग को यहां तक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी साल्ट पे आते हैं, तो याद रखिए साल्ट जो होता है किसे कहते हैं और कौन कौन सा साल्ट हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो साल्ट हमको पढ़ना है, जो जो हमारे सिलेबस में है, पहले उसको देख लेते हैं। पहला हमको पढ़ना होता है वॉशिंग सोडा। पहला हम लोग को पढ़ना होता है वॉशिंग सोडा। फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। दूसरा हम लोग को पढ़ना होता है बेकिंग सोडा। दूसरा पढ़ना होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तीसरा हम लोग को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। जब ऑक्सी होगा तो क्लोराइड लिखते हैं, और हाइपो होता है तो क्लोराइट लिखा जाता है, ठीक है। अब एक और पढ़ना है हमको POP, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये हमारा है। इसके बाद हमें पढ़ना है एक साल्ट नहीं है, ये साल्ट में नहीं पढ़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन अलग से एक और टॉपिक साल्ट के अंदर ही पढ़ते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये याद रखिए, अलग से एक टॉपिक पढ़ना है। तो अभी इस समय हम उसमें अब देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं। तो आज हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लेंगे, POP पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और बेकिंग सोडा भी देख लेंगे। वॉशिंग सोडा हमको इस साल उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको वॉशिंग सोडा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे, उसका भी प्रिपरेशन टच कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो हम आ जाते हैं साल्ट किसे कहते हैं। तो साल्ट थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, साल्ट का डिफिनेशन देखते हैं बस 2 मिनट के लिए। और वो होता है साल्ट में हम कहते हैं ना, सुन लेना अच्छी तरह से, साल्ट में क्या होता है,
दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला कि कैसे बनता है, तो बोलोगे जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बन जाता है। तो ये तो हो गया मेथड। साल्ट कहते किसको है, तो बड़ा सिंपल सा होता है। जब कोई एसिड हो और उस एसिड के हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दो, दिस इज द एक्चुअल डिफिनीशन। नहीं पढ़ाते हैं लोग, सीधा लोग बोल देते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन साल्ट इज फॉर्म। लेकिन कोई पूछे व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ साल्ट, तो नहीं बताते हैं लोग। कहते हैं नहीं बेटा यही हो गया डिफिनीशन। नहीं है डिफिनीशन। डिफिनीशन ये है कि जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन को कोई मेटल जाकर के रिप्लेस कर दे और तब जो कंपाउंड बने उस कंपाउंड को सॉल्ट कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इस हाइड्रोजन को यहां से गया, सोडियम हटा दिया, तो देखो हाइड्रोजन बाहर हो गया और NaCl बन गया, जो एक तरह का साल्ट है। तो डिफिनीशन याद रखना, साल्ट का डिफिनीशन क्या होता है बेटा, याद रखिएगा। साल्ट का डिफिनीशन क्या होता है, जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन को कोई मेटल रिप्लेस कर दे तब जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं साल्ट। ठीक है ना। अब साल्ट को भी कई बेस पर डिफाइन किया गया है। साल्ट को क्लासिफिकेशन जब साल्ट का किया जाता है तो इसको भी कई तरह से, पहला देखेंगे, एक होता है साल्ट भी कई तरह से डिफाइन किया गया, एक तरह से नहीं कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक नेचर के बेस पर, पहला देख लो नेचर बेसिस। नेचर बेसिस पर साल्ट कितने तरह के होते हैं, तो पहला होता है एसिडिक साल्ट, दूसरा जो होता है बेसिक साल्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल साल्ट। तीन तरह के साल्ट तो यहीं पर हो गए। अब समझा भी दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, याद रहेगा। एसिडिक साल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब, सॉरी ये गलत हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं यहां पर होगा, इसको फिर से देखो, ये गलत हो रहा था। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, यानी कि बेस हो जाएगा कमजोर और एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तब जो साल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक साल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। एग्जांपल भी बता दे रहे हैं, यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वीक बेस होता है। दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो NH4Cl और H2O बनाते हैं। तो ये जो आपका NH4Cl है यह एक एसिडिक साल्ट है, याद रखिएगा, यह एक एसिडिक साल्ट होता है। इसके बाद आपका होता है बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट में क्या होता है, बेस अब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में आपका हो जाता है वीक एसिड, उल्टा हो जाता है यहां पर। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो साल्ट बनता है, इन दोनों के रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा। इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, ठीक है, और रिएक्शन करा दीजिए H2CO3 से, दो मॉलिक्यूल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और जब रिएक्शन करता है तो बनता है Na2CO3 और साथ में 2H2O बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है यह एक बेसिक साल्ट होता है। याद रखिएगा, इसका pH वैल्यू 9 होता है, इसका pH वैल्यू 9 होता है, बेसिक साल्ट है ये। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रल साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट का मतलब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तब आपका न्यूट्रल साल्ट बनता है। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन करके NaCl और साथ में आपका बन जाएगा H2O। तो ये जो NaCl साल्ट आपका दिख रहा है, या NaCl साल्ट जो होता है वो होता है क्या, याद रखिएगा, ये जो आपका साल्ट होता है वो साल्ट जो होता है एक न्यूट्रल साल्ट होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब आता है एक, यहां पर साल्ट को एक और बेस पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, और वो होता है हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट, और एक होता है एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल के उसके साथ रहेगा, और एनहाइड्रस साल्ट का मतलब जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। एग्जांपल देखो, हाइड्रेटेड साल्ट कॉपर सल्फेट, ये है CuSO4.5H2O,
ये हाइड्रेटेड साल्ट है और इसकी खूबी होती है कि ये ब्लू कलर का होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस कलर में होता है? छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, ब्लू कलर का होता है। और ये ब्लू कलर और क्रिस्टल किसकी वजह से होता है? इस पानी की वजह से। ये वाटर जो है इसकी वजह से। इस वाटर को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मैंने अभी पहले लिखा था। इस वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद रखिएगा। और ये हाइड्रेटेड साल्ट हो गया। इस हाइड्रेटेड साल्ट का ब्लू कलर और क्रिस्टल किसकी वजह से था? इस आइस मॉलिक्यूल वाटर की वजह से था। और एनहाइड्रस साल्ट, इसी कॉपर सल्फेट को खूब गर्म कर दो। जब गर्म कर दोगे तो अब केवल हो जाएगा CuSO4, 5 मॉलिक्यूल वाटर उड़ गया वेपर बन करके। अब ये क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। अब इसमें कोई साल्ट, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसका क्रिस्टल कैरेक्टर भी खत्म हो गया और इसका कलर भी गायब हो गया। यानी कि हम हाइड्रेटेड साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल होता है और एनहाइड्रस साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। यहीं पर ये टॉपिक भी क्लियर कर देते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी साल्ट के साथ जुड़ करके उसको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देते हैं और उसको एक डिफिनिट कलर देते हैं। एक एग्जांपल भी और देता हूं मैं दूसरे कलर के से देता हूं। जैसे यहां पर देखो, एक है FeSO4.7H2O, लाइट ग्रीन कलर का होता है। याद रखिएगा, लाइट ग्रीन कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में होता है बेटा। यहां जो 7 वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और अगर जो इसको आप गर्म कर दो तो 7 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, केवल फेरस सल्फेट बच जाएगा जो व्हाइट कलर का पाउडर बना लेगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट किसे कहते हैं और एनहाइड्रस साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट का क्लासिफिकेशन भी मैंने 1-2 मिनट का समय लेकर के आपको खत्म कर दिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा जो साल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। मैंने बोला था कि मैं इसको भी टच करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, मैं क्या लिखता हूं, H2SO4 लिख रहा हूं, नहीं 10H2O। ये देखो 10H2O यहां भी आ गया ना। ये 10H2O जो है यह भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। इसका सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन भी देखेंगे। और ये जो प्रिपरेशन है कैसे होता है तो देख लो। इसका प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप NaCl लेते हैं, फिर उसमें अमोनिया लेते हैं और फिर साथ उसमें वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर उसमें आप लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 4 चीजें लेते हैं। 3 स्टेप में जाकर के इसका प्रिपरेशन होता है। 3 स्टेप याद रखना। 3 सोडियम का यानी वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में 3 स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है, ध्यान से देख लेना। वो बनता है 2NaH। यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NH4Cl। ये बन जाता है आपका NH4Cl बनता है। यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और करके इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में आपका ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, इसको हम 2 मॉलिक्यूल लेकर के, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को केवल गर्म करना होता है। और जब गर्म करेंगे तो यहीं से आपका बनता है Na2CO3, CO2 और H2O। ये आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये जो बना है सोडियम कार्बोनेट। और तीसरे स्टेप में यही सोडियम कार्बोनेट आप लेते हो और 10 मॉलिक्यूल वाटर इसके साथ जोड़ देते हो तो ये बनता है Na2CO3.10H2O और ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। याद रखिएगा, ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा बन के तैयार। 3 स्टेप। पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो बनता है। फिर अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लेते हो, बेकिंग सोडा को गर्म करते हो, सोडियम कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। और फिर जो सोडियम कार्बोनेट होता है
वो आपका जो होता है 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़ देते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट बनकर के तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सोडा एस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोडा एस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अचानक याद आ गया तो मैं बता दूं, ये है सोडा एस किसे कहते हैं। किसे कहोगे सोडा एस? बड़ा सिंपल सा है, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है ना, इस वॉशिंग सोडा को हम क्या करें, अभी देख लेना यहीं पर। अगर ये हमारा Na2CO3 है, ठीक है, और डॉट यहां पर ये डॉट है, डॉट 10H2O है, इसको गर्म कर दो और जब गर्म करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल गायब, Na2CO3 केवल बचा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल 10 निकल गए, जो बचा है ना सोडा एस कह लो, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट या बॉन्ड, इसको यही कहते हैं बॉन्ड, BURNT बॉन्ड सोडियम कार्बोनेट, इसको कह सकते हो, वॉशिंग सोडा कह सकते हो। तो ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट के बारे में। थोड़ा बहुत यूजेस है जो आप किताब से देख करके क्लियर कर सकते हो। इसके बाद वॉशिंग सोडा के बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेकिंग सोडा। दूसरा सारे साल्ट बता दूंगा, इतने देर में ध्यान से देखो। अगला जो हमारा है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार हो चुका, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। प्रिपरेशन कैसे करोगे? अभी किया था आपने, पहला वाला स्टेप उठा करके लिख दो, बन जाएगा। यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 सब आपस में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaHCO3 और साथ में NH4Cl। ये बन गया बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रिपरेशन हो गया। अब बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन आता है कि इसका यूज कहां करते हो? अक्सर इसका यूज करते हैं, जैसे मान लो कि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, कहीं जाकर के अच्छा खाना कुछ खा लिए, पेट में गैस बन गया, एसिडिटी जिसको कहते हो आप लोग, एसिडिटी के बारे में आपने सुना होगा। तो एसिडिटी अगर हो गई और आपके घर में बेकिंग सोडा है तो लेकर के पानी में घोल करके थोड़ा सा पी लो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है और आपके पेट में एसिडिटी हुई थी, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएंगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। तो ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हमने आपको बता दिया, बेकिंग सोडा। यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाता है, उस क्वेश्चन को याद कर लेना, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा कहा जाता है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसको खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को नहीं। केक में बेकिंग पाउडर पड़ता है, बेकिंग सोडा नहीं। गलती से अगर आपने केक में बेकिंग सोडा डाल दिया तो आप नहीं खाएंगे, कुत्ता खाएगा, वो भी नहीं खाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना कड़वा हो जाएगा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 और बेसिक होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, कड़वा होता है। इसीलिए जो हम लोग घरों में मीठा सोडा जो यूज करते हैं खाने वाला, वो जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता है। बेकिंग पाउडर बनता कैसे, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए 10th में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बड़ा सिंपल है, एकदम बैठा लेना दिमाग में। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए चूंकि बेस है, एसिड से रिएक्शन करा दो। अब एसिड से रिएक्शन कराओगे तो बोलेगा हाँ सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब से ले आएंगे, डाल देंगे, खा के मर जाएंगे, ये ना होगा, नहीं। तो ऐसा एसिड यूज करो ना जो खाने वाला हो, और सबसे बढ़िया एसिड उसमें यूज करते हैं, 2 एसिड यूज कर सकते हो जो शुरू मैंने बताया, एक टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड और एक इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक एसिड। उन दोनों में से कोई भी एसिड लो और यूज कर लो, आपका बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, ध्यान से देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर रिएक्शन। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3, ये भाई साहब हैं आपके बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का रिएक्शन करा दो COOH, ये भाई साहब हैं आपके ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बड़ा सिंपल सा है, यहां 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक। अब यहां से H और यहां से H बाहर हो जाएगा, ठीक है, और 2H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, प्लस COONA और COONA। ये जो आपका बन के तैयार हुआ है ये आपका बेकिंग पाउडर है, ये खाने वाला सोडा है, ठीक। ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करो, आपका ये जो बन के तैयार हुआ है ये आपका जो होता है ये होता है बेकिंग पाउडर। तो ये डिफरेंस था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में।
इसके बाद ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, जो था बेकिंग सोडा वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब हम आप लोग लेकर के चलते हैं आपको ब्लीचिंग पाउडर पे। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, कैसे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। बनता कैसे है तो बड़ा सिंपल होता है। आपको लेना होता है चूने का पानी यानी लाइम वाटर लेना होता है, या आप कह सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। यहां पर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस फ्लो कराकर, केवल क्लोरीन गैस इसके ऊपर फ्लो करा दीजिए, ठीक है। तो आपका बनेगा CaOCl2 और साथ में H2O बनता है। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तुमसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर बना ले तो एक सवाल पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितने तरह के आयंस होते हैं, यहां नहीं बताते हैं लोग, ध्यान से सुन लो। तुम बोलोगे सर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, 3 तरह के आयंस होते हैं, नाम पूछ देगा गलती कर दोगे। तो 3 तरह के आयन कौन कौन से होते हैं याद रखना। इसके अंदर 3 आयन होते हैं। एक होता है आपका कैल्शियम पर +2, और एक होता है Cl पर -1, और एक डिफरेंट आयन होता है जिसके बारे में आज तक तुम लोग सुने नहीं होंगे, इसका नाम होता है ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। ये 3 आयन इसके अंदर होते हैं, कैल्शियम पर +2, Cl पर -1 और OCl पर -1, जिसको ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 तरह के आयंस होते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप लोग जानते हो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर किया जाता है। नाम ही है ब्लीच कर देना, मतलब कलर को उड़ा देता है। इसको हम डिकलराइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। और जो कोई कपड़ा बहुत कलरफुल है, ब्लीचिंग पाउडर में दो कलर गायब हो जाएगा उसका, ठीक। हाँ, एक सवाल तुमसे पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कलर को उड़ा देता है, कौन सा रिएक्शन कराता है, तो बोल देना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करा देता है, यहां नहीं लिखेंगे, नहीं तो यहां पर अलग से उस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन करता है तो बता देना क्लोरीन करता है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर पानी को भी डिसइंफेक्टेंट कर देता है, यानी कहीं पानी हो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो तो उसके जर्म्स और बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मीसाइड भी है, फंगीसाइड भी है, और मतलब कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसमें आयंस जो होते हैं वो मैंने बता दिया, आपको बता दिया कि ब्लीचिंग एजेंट होता है, यानी कलर को क्या कर देता है, उड़ा देता है, डिकलराइज कर देता है। किस प्रॉपर्टी से, तो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन। करता कौन है, क्लोरीन करता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट इसका जो एक रिएक्शन है, साल्ट है, वो है POP। नाम सुने होंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई लोग इसका यूज भी किए होंगे। हाथ टूटा होगा तो प्लास्टर चढ़ा होगा, वो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योंकि सबसे पहले पेरिस में लोग इससे घर की दीवारें बनाते थे, ठीक है ना। इस वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया। दीवार पर जब प्लास्टर लगाते थे इसी से यूज करते थे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम पड़ गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O। याद रखिएगा, आधा मॉलिक्यूल वाटर इसके साथ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बनता किससे है, इसका भी फार्मूला याद रखना। जिप्सम, जिप्सम सीमेंट में पड़ता है, जिप्सम पड़ता है सीमेंट में, इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। और यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस जिप्सम को ले लो और एक्यूरेट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम हुआ तो आपका जो चाहिए वो चीज नहीं बनेगा। तो आप लेते हैं CaSO4.2H2O और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है CaSO4.12H2O। और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। 1.5 मॉलिक्यूल वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को जल्दी लोग मानेंगे नहीं भाई। अपने वहां तो गलत काटने वाले लोग हैं कि सर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे निकल सकता है, तो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी तो निकल ही सकता है। कैसे, इसको बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करते हैं तो हो जाता है CaSO4.2H2O, आगे कर दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो यहां पर हो जाएगा 2 CaSO4 और प्लस यहां पर हो जाएगा .H2O,
CaSO4 डॉट H2O हो जाएगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, और यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा। बोलोगे सर आया कहां से, वो भी दिखाता हूं कहां से आया होगा। इस रिएक्शन को एक बार और लिख करके दिखाता हूं, ध्यान से देख लेना। ये हमने कर दिया CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम है, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो यहां बना है 2CaSO4 डॉट हाफ H2O, फुल H2O होगा, और ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। हुआ कैसे होगा देख लो, तो यह है 2CaSO4 मल्टीप्लाई किए, ठीक। अब इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर तो किए हो, तो इधर का तो समझ में आ रहा है। यहां देख लो कैसे हुआ होगा, क्योंकि पुराना वाला रिएक्शन क्या था, CaSO4 और डॉट 2H2O, और यहां पर बना था CaSO4 और डॉट हाफ H2O बना था, और प्लस 1.5 H2O बना था यहां पर, ये ना बना था। 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई देखो यहां भी होगा 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, 2CaSO4 और पूरा 1H2 आ गया पूरा। और यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी कर लो, तो 1.5 दूना 3 वैसे ही होता है, 1.5 इंटू 2 इंटू क्या होता है 3, इसलिए यह रिएक्शन पूरी तरह से क्या है आपका सही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है, स्टैचू बनाने, मूर्ति बनाने में यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाथ टूट जाता है, बैंडेज लगाने में, प्लास्टर करने में यूज होता है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, अरे आर्टिफिशियल गहना वहना टाइप का बनाया जाता है, पॉट्स बनाए जाते हैं, गमले उमले तैयार किए जाते हैं, किससे, पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है ना। तो ये आपका साल्ट का पूरा पोर्शन, यानी एसिड बेस साल्ट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। जाते जाते एक क्वेश्चन बता के जा रहे हैं, इसको याद रखना और तैयार करना। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। मेरा 6 सेंस कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं। तो याद रखना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाने का मेथड है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस प्रोसेस से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और फार्मूला होता है NaOH। कैसे बनता है, तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, NaCl ले लेते हैं और साथ में H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं, तो हमारा बन जाता है NaOH बन जाता है, साथ में क्लोरीन गैस बन जाती है। ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक, ये 2 मॉलिक्यूल, और हमारा NaOH बन जाता है, क्लोरीन गैस बन जाती है, और साथ में आपका HCl भी बनता है। क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस के साथ HCl भी नहीं, बाद में यहां पर हाइड्रोजन गैस भी बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है, याद रखिएगा। इस रिएक्शन को पूरा भी मैं दिखा दूं, इसी रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। आप पढ़े होंगे ब्राइन, 0.5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी नमक के, प्योर नमक के 5% एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। और ब्राइन में इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हो, जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास कराते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस। पूरा रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन यहां देख लो, यहां आते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक एनोड और एक कैथोड, एक पर प्लस और एक पर माइनस। प्लस वाले को हम लोग कहते हैं एनोड और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। दोनों को ला करके बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, दोनों को ला करके जोड़ दिया। यहां पर ला के जोड़ने के बाद इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट केमिकल था किसका, NaCl प्लस H2O, यानी इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। नमक को पानी में घोल करके ला दिया है यहां पर। अब रिएक्शन क्या होगा, और देखना कैसे कैसे यहां पर रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन को मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये रिएक्शन देखिएगा बढ़िया से। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है, ठीक। सोडियम क्लोराइड जब करंट पास होता है तो टूटता है 2Na पर प्लस और Cl पर माइनस।
2Na पर प्लस और प्लस 2Cl पर माइनस। फिर वाटर मॉलिक्यूल था 2H2O, ये टूटेगा तो ये बनाएगा 2H पर प्लस और प्लस 2OH पर माइनस। अब देखना इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर चार चीजें हैं। 2Na पर प्लस है, 2Cl पर माइनस है, 2H पर प्लस है और 2OH पर माइनस है। तो ध्यान से देखना इस पर कौन सा चार्ज है, सब लोग ध्यान से देखें बेटा, इस पर कौन सा चार्ज है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन पर चार्ज है प्लस, तो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, कैथोड के पास, और ये यहां पर जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बना करके यहां पर बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया यहां से। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, माइनस, इस प्लस वाले के पास जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन दे करके और क्लोरीन गैस बना करके बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब बचा क्या आपका, तो आपके पास बच गया है ये सोडियम और यहां पर OH बचा, ये दोनों मिलेंगे और इसी एनोड के नीचे दोनों आपस में मिल करके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे इसी एनोड के नीचे। बाद में इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकाल लेते हैं, इसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, करंट पास करा करके, और इसी मेथड को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इस तरह से आज का ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो अगला क्लास चलेगा वो अगला क्लास होगा कार्तिकेय सर का, जो आज नहीं होगा कल होगा। तो बुलाते हैं हम कार्तिकेय सर को, प्लीज कम कार्तिकेय सर, आपकी बायोलॉजी की क्लास कार्तिकेय सर लेंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग पता है, आप आज तो केमिस्ट्री की आपकी क्लास चल गई और कल मैं बायोलॉजी की आपको क्लास लूंगा, ठीक है? तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बोर्ड्स के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है और आपको क्वेश्चन, जैसा कि सब लिखते हैं, केवल यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये आपको दिखेगा 20 तारीख को। थैंक यू।